गुड मॉर्निंग एवरीवन। होली के बाद पहली क्लास, बहुत बहुत स्वागत। अभी आप लोगों का चैट मैसेज नहीं आ रहा मेरे पास, वो भी आ जाएगा, लेकिन अब हो गई काफी छुट्टी। अब जरा बायोडाइवर्सिटी की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग आज, और एग्जैक्टली वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमने पिछली क्लास में इसको छोड़ा था। चलिए, मैसेज भी आना शुरू हो गया एंड आई होप कि मेरी ऑडियो वीडियो वगैरह सही आ रही है आप लोगों तक। गुड मॉर्निंग। होली अच्छी रही सारे लोगों की? अच्छी या बहुत अच्छी? गुड मॉर्निंग। चलिए, कुछ लोग हिंदी में सुप्रभात भी भेज रहे हैं। हर लैंग्वेज में गुड मॉर्निंग, हर लैंग्वेज में स्वागत है आप लोगों का। किसी भी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा जाएगा। चलो, लेट अस स्टार्ट नाउ। 8:20 होने ही वाला है। 8:19 हो गया है, 8:20 होने वाला है, और आज हम लोग करने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के कॉन्जर्वेशन का जो एक ऑफिशियल अप्रोच है। तो बायोडाइवर्सिटी के कॉन्जर्वेशन के ऑफिशियल अप्रोच को हम देखने जा रहे हैं। हमारे कंट्री में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर के एक लॉ है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। और ये लॉ क्यों हमें बनाना पड़ा, उसके पीछे बैकग्राउंड में आता है यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992। तो आज हमारा फोकस इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स पे रहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फील्ड मैकेनिज्म्स पर आएंगे कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए फील्ड के लेवल पे क्या क्या किया जाता है, कंजर्वेशन एरियाज वगैरह क्या है, जिसको कि आइडियली हम लोग वाइल्ड लाइफ के साथ क्लब करेंगे। लेकिन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ऑफिशियल मैकेनिज्म क्या है, पॉलिसी लेवल मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो दो मेजर थीम है आज की क्लास के। सबसे पहला मेजर थीम हमारी आज की क्लास का है बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, जो यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन है उसको हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा मेजर थीम है आज की क्लास का, वो मेजर थीम है भारत का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के तहत फ्रेम किए गए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स, और इन रूल्स और एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो 3 लेवल की जो स्ट्रक्चर हमारे कंट्री में तैयार की गई है, उसकी भी डिस्कशन आज ही होगी। काफी कुछ लिखना है जो बोर्ड पे हम लोग लिखते चलेंगे, तो आप मेरे साथ इसको नोट डाउन करेंगे। और इस पर एक अब ऑफिशियल तरीके से अब पीडीएफ मिलना आप लोगों को शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब हम लोग अप्लाइड वाले डोमेन में आ गए हैं। तो अप्लाइड वाले डोमेन में हमें अब इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उनको आपको पीडीएफ नोट्स फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश में अलग अलग अवेलेबल कराए जाए। तो बहरहाल अब शुरू कर लेते हैं। कोई हेडिंग नहीं लिखवाया, बस अब शुरू ही होने वाली है सारी कहानी, ठीक है। तो हियर वी गो। पॉलिसीज, कन्वेंशंस एंड लॉज related to biological diversity. जैविक विविधता से संबंधित नीतियां, अधिनियम एवं
अंतरराष्ट्रीय संधियां। और इस टॉपिक का आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1। ये 2 पार्ट में है, तो इसका आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1, जो कि एक तरीके से कोर पार्ट है। और इस पार्ट 1 में हम 2 चीजों को करने जा रहे हैं, और वो 2 चीजें हैं यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। काफी कुछ दोनों में सीखने की हैं। तो पार्ट 1 का जो थीम है, पहला है संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, लोग आराम से संधि कह देते हैं, लेकिन जो सही वर्ड है इसका वो है अभिसमय। इंग्लिश में बोले तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये है 1992 का। और दूसरा जो हम देखेंगे वो है भारत का जैविक विविधता अधिनियम। (2002) बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आते हैं। और चूंकि इसके अंदर जैविक विविधता अधिनियम के अंतर्गत काफी कुछ नए डेवलपमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उसको भी देखना हमें जरूरी होता है, दोनों पीटी और मेन के लिए। तो एक चीज तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो टॉपिक है वो पीटी और मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देख के लगता है कि 1992 का है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हर 2 साल पर इसके सदस्य देशों की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे 2022 के आखिर में जो 15वीं बैठक हुई थी मॉन्ट्रियल कनाडा में, तो वहां पर मॉन्ट्रियल कुनमिंग, जिसको एक्चुअली कुनमिंग मॉन्ट्रियल कहते हैं, तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया गया। और उस फ्रेमवर्क के 4 मेन हिस्से हैं, और उस 4 मेन हिस्सों को हासिल करने के लिए 23 एक्शन पॉइंट दिए गए हैं कंट्रीज को। इंडिया उसको साइन कर चुका है, और इंडिया उसको साइन कर चुका है, तो अब टाइम टू टाइम इंडिया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग एक्शन भी ले रहा है। तो कुल मिलाकर के मामला यह है कि ये पुराना होते हुए भी इसके करंट अपडेट्स मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज तो हम लोग कोर पे फोकस करेंगे, लेकिन आने वाली क्लासेस में हम लोग करंट अपडेट्स के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूएनसीबीडी। अब इसको हम लोग क्या शॉर्ट में लिखेंगे, सीबीडी, ठीक है। अब पूरा का पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी लिखने की जरूरत नहीं है, जैविक विविधता का अभिसमय लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सीबीडी हम लोग लिखेंगे। तो सीबीडी की एक पृष्ठभूमि, उस पृष्ठभूमि को हम लोग पहले समझते हैं। और ये कहानी शुरू होती है कब, 1972 में। 1972 में पहली बार दुनिया के देशों को ऐसी जरूरत महसूस हुई, और इस जरूरत को महसूस करने के लिए
कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी एक तरह से सलाह आ रहे थे, एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी एक मैसेजिंग हो रही थी कंट्रीज को कि आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपने इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ पर आप लोगों ने काफी काम किया है, लेकिन इस पूरे क्रम में एनवायरमेंट की अनदेखी हो रही है और एनवायरमेंट की ऐसी अनदेखी बहुत लंबे वक्त तक चलेगी नहीं। कहीं ना कहीं एनवायरमेंट और आर्थिक विकास दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करना होगा। यह मानी हुई बात है कि आर्थिक विकास की होड़ में एनवायरमेंट को थोड़ी क्षति पहुंचती है और बगैर आर्थिक विकास के आप अपने देश के लोगों को एक स्वीकार्य स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्वीकार्य जीवन स्तर आप नहीं दे पाएंगे। तो आर्थिक विकास जरूरी है और मान के चलिए कि आर्थिक विकास होगा तो संसाधनों का इस्तेमाल होगा, कुछ प्रदूषण होगा, थोड़ी बायोडायवर्सिटी की क्षति होगी, जंगलों की कटाई हो सकती है वगैरह वगैरह। ऐसा सोचना बड़ा आदर्शवादी होगा कि नहीं, हमें पर्यावरण को इतना बचाना है कि आर्थिक विकास को भी अगर त्याग करना पड़े तो हम कर दें। लेकिन आप इमेजिन करके देखिए कि आज इतने सारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो हमारी जिंदगी के एकदम अभिन्न हिस्सा से बन गए हैं, उनके बगैर आपकी जिंदगी कैसी होगी, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर आपकी जिंदगी कैसी होगी, तमाम टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के बगैर आपकी जिंदगी कैसी होगी। और अगर ऐसा ना भी हो तो आप ये सोच के देखें कि जो लोग आज भी एक सर्टेन इकोनॉमिक स्टैंडर्ड पर नहीं पहुंचे हैं, उनका जीवन स्तर फिर तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसलिए आर्थिक विकास को आप लोग अनदेखा नहीं कर सकते। लेकिन क्या आर्थिक विकास के साथ साथ हम लोग पर्यावरण को साथ साथ लेकर के चलें ताकि पर्यावरण को उतनी ही हम क्षति पहुंचाएं जितना कि हम लोग उसको पुनर्स्थापित कर सकते हैं, उस लेवल पे क्षति ना पहुंचाएं जहां पे उसकी पुनर्स्थापना संभव ना हो सके। इन सारे सवालों पर विचार करने के लिए यूनाइटेड नेशन के तत्वावधान में, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में दुनिया की पहली और बड़ी ऐतिहासिक बैठक बुलाई गई थी 1972 में, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये हुई थी स्टॉकहोम में, जो स्वीडन की राजधानी है। और उस समय ऐसा तय किया गया था कि इस सम्मेलन में जितने फैसले लिए गए हैं, तमाम देश अब वापस जाकर के उन सम्मेलनों, उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में काम करेंगे। इंडिया ने भी बहुत सारा काम किया। मिसाल के तौर पे इंडिया ने अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया और उसकी प्रशंसा भी हुई थी उस सम्मेलन में। फिर वहां से आने के बाद इंडिया ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, वाइल्ड लाइफ के ऊपर काफी काम किया। 1980 में हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लागू किया। 1970 के दशक में हमने वाटर पॉल्यूशन को लेकर के एक एक्ट लाया, बाद में एयर पॉल्यूशन को लेकर के एक एक्ट लाया। काफी कुछ काम हमने भी किया इस दिशा में। लेकिन उसी समय यह भी तय हुआ था, कब, 1972 में यह भी तय हुआ था कि अब ऐसे ही दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को हर 20 साल पर एक बार मिलने की जरूरत पड़ेगी। हर 20 साल पर हम लोग ये देखेंगे कि जो फैसले हमने स्टॉकहोम में लिए थे पिछले सम्मेलन में, उसके अमल में हमने क्या क्या कदम उठाए हैं और उन कदमों को उठाते हुए हमने क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या हासिल करना रहता है, और जो भी जहां भी हमारी फेलियर रही, जो हम हासिल करना चाहते थे उसको हम हासिल नहीं कर पाए, जहां भी हमारी फेलियर रही, क्या उन फेलियर को हम अवॉइड कर सकते थे, क्या सीखा हमने उस फेलियर से कि आगे हम उसको इम्प्लीमेंट करें, और आने वाले वक्त में हमें क्या चैलेंजेस लगती हैं जो हमारे सामने आएंगी और उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए हमें और क्या करना हो। और 20 साल के बाद उससे भी बड़ी ऐतिहासिक मीटिंग होती है रियो डी जेनीरो में। रियो डी जेनीरो ब्राजील में एक बड़ा खूबसूरत तटीय शहर है। ब्राजील की राजधानी नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत तटीय शहर है रियो डी जेनीरो। रियो डी जेनीरो में 1992 में दूसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे अहम फैसले लिए गए, ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिससे आने वाले वक्त में, आने वाले डिकेड में पूरे पृथ्वी की स्वास्थ्य मेंटेन होने वाली थी, पूरे पृथ्वी के इकोसिस्टम का स्वास्थ्य संरक्षित होने वाला था। इसलिए सेकेंड यूएनसीईडी को, जो दूसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, उसको हम कहते हैं अर्थ समिट, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, क्योंकि यह शिखर सम्मेलन पृथ्वी के प्राकृतिक भविष्य को बचाने के लिए
बहुत सारे अहम फैसलों को लेने के लिए याद रखा जाएगा। इस सम्मेलन में दो बहुत ही दूरगामी संधियां लाई गई। पहला जलवायु परिवर्तन पे, जब हम जलवायु परिवर्तन करेंगे तो वहां पर इस संधि की बात होगी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। और जो दूसरी बहुत अहम संधि लाई गई थी वो थी जैव विविधता के संरक्षण। एक और संधि का प्रस्ताव आया, लेकिन वो संधि उस समय दुनिया के देश अपना नहीं सके और इस सम्मेलन के बाद उस संधि को अपनाया गया। वो था मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए लाई गई संधि, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। कि मरुस्थलीकरण, जिस तरह से मरुस्थलों का विस्तार होता जा रहा है, तो उसको कम्बैट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए और उस पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक संधि लाई गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अर्थ समिट में ये देशों के बीच आम सहमति नहीं बनी, बाद में बनी, तो वो बाद में लागू होता है। ठीक है। इसके अलावा एक और आगे के एक्शन प्लान को लेकर के, एक एजेंडा 21 भी अपनाया गया कि 21वीं सदी में हम कैसे प्रविष्ट हों। तो ये सारी चीजें होती हैं यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पार्ट 2, जिसको हम रियो अर्थ समिट कहते हैं। तो इसी रियो अर्थ समिट में दुनिया की जैविक विविधता के संरक्षण के लिए, उसके सस्टेनेबल इस्तेमाल के लिए और उसके इस्तेमाल से जो लाभ उत्पन्न होते हैं, उस लाभ के न्यायोचित बंटवारे के लिए ये एक अभिसमय, ये एक कन्वेंशन लाया जाता है। कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि अब सारे देश इसी परंपरा का पालन करेंगे। ये एक परंपरा तय हो गई कि इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश ऐसे अपने कदम उठाएंगे। ये कदमों की एक परंपरा हो गई। अब देश अपने अपने स्तर पर लॉ बनाएंगे, नीतियां बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास करेंगे। ये दुनिया की उन तमाम बड़ी संधियों में आती है जहां पे लगभग सारे के सारे देश इसके सदस्य बने पड़े हैं। सो लास्ट काउंट में 194 पार्टीज थी इस कॉन्फ्रेंस, इस कन्वेंशन की। ठीक है। और ये धीरे धीरे बाकी भी जो कंट्री हैं वो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर के रूप में बने रहते हैं। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आज हम देखने जा रहे हैं यूएनसीबीडी। मेरे साथ लिखने का काम करें। यूएनसीबीडी। तो क्या है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में अपनाया गया। ठीक है। इसको हम कहते हैं रियो अर्थ समिट। (1992) अपनाया गया को हम इंग्लिश में कहते हैं अडॉप्टेड। तो हमारे इंग्लिश वाले जो मेरे बच्चे हैं वो लिखेंगे अडॉप्टेड इन द रियो अर्थ समिट 1992। राइट। adopted in the Rio Earth Summit 1992। और कब से लागू है? 1993 से। भारत ने 1994 में
औपचारिक सदस्यता ली। ठीक है ना। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंडिया फॉर्मली ज्वाइंड, इंडिया फॉर्मली ज्वाइंड इन 1994, इंडिया फॉर्मली ज्वाइंड इन 1994। अच्छा, ये चीज अभी मैंने बताया है लेकिन आप लोगों ने लिखा नहीं है, तो इसलिए हम चाहेंगे कि इसी के नीचे एक बॉक्स में आप लिखें रियो अर्थ समिट इज इक्वल टू सेकेंड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। हिंदी में एक बार लिख देता हूं, आगे लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण एवं विकास का महासम्मेलन। ठीक है, तो ये सेकंड था। इसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? यूएनसीईडी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अगर हम यूएनसीईडी की बात करें तो पर्यावरण एवं विकास के संतुलन के लिए बुलाए गए यूएन के महासम्मेलन। डन। और ये बुलाया जाता है हर 20 साल पर। तो कॉल्ड एट एन इंटरवल ऑफ 20 years, called at an interval of 20 years। और इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? यूएन कॉन्फ्रेंसेस called for balancing environment and development, called for balancing environment and development। UN conferences called for environment and development balance। और ये क्या है? At an interval of 20 years, at an interval of 20 years। At an interval of 20 years। फर्स्ट होता है 1972 में। कहां हुआ? स्टॉकहोम। स्टॉकहोम कहां है? स्वीडन में है और उसकी राजधानी है। सेकंड अभी अभी किया 1992 में रियो डी जेनीरो। ये राजधानी नहीं है, ब्राजील में है। ठीक है ना। और थर्ड फिर कब होगा? 20 साल के बाद 2012 में। और ये भी हुआ रियो डी जेनीरो में। और इस वाले को
इस वाले को हम कहते हैं अर्थ समिट। अगर आपके कॉपी में जगह ना हो तो उधर नोट कर लीजिए, बल्कि मैं ही उधर नोट कर देता हूं, कंफ्यूजन क्यों ही रहे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अर्थ समिट, और इसको कहते हैं रियो प्लस 20, क्योंकि ओरिजिनल रियो समिट के 20 साल के बाद हुआ था, तो इसको हम रियो प्लस 20 कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है, जो मैंने इसके बारे में बताई है, अर्थ समिट के बारे में और यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में जो चीजें बताई हैं, उसको आप लोग एक बॉक्स में क्लोज कर सकते हैं। इतने को एक बॉक्स में आप क्लोज कर लीजिए। इसका मतलब है कि सीबीडी के हमारे मुख्य डिस्कशन से ये थोड़ा हटके है, उससे संबंधित है, लेकिन हमारे मुख्य डिस्कशन से थोड़ा सा हट करके है। ठीक है, तो ये आप जब लिख लिया तब एक बॉक्स में इसको बंद कर दीजिए। ये वाला जो इंफॉर्मेशन का बिट है, ये आपके प्रीलिम के काम आ जाएगा। चलो, अब हम लोग आते हैं इसकी सदस्यता पर। सदस्यता किसकी? सदस्यता की हम बात कर रहे हैं यूएनसीबीडी की। तो अभी मैंने गलती से 194 बोल दिया था, ये नंबर आज की डेट में 196 है। दूसरी बात ये क्या है कि 196 जब हम बोलते हैं तो हम 196 पार्टीज बोलते हैं, 196 देश नहीं बोलते हैं। उससे क्या फर्क पड़ता है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। पूरे यूरोपियन संघ को एक पार्टी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इस सम्मेलन में पूरा यूरोपीय संघ एक यूनिट के रूप में काम करता है। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय संघ के अलग अलग सदस्य, फ्रांस की कुछ और टेक होगी, जर्मनी की कुछ और टेक होगी, बेल्जियम की कोई और टेक होगी, ऐसा नहीं है। पूरा यूरोपीय संघ एक पार्टी के रूप में यहाँ पे काम करता है। इसी तरह से जब हम क्लाइमेट चेंज के भी संधि की बात करते हैं तो वहां पर भी पूरा यूरोपीय संघ एक पार्टी के रूप में काम करता है। लेकिन अब याद रहे कि ब्रिटेन एक अलग पार्टी हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन अब यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं रहा, तो ब्रिटेन एक अलग पार्टी हो गया। तो आज की डेट में जो है वो सदस्यता लेना 2 चरणों की प्रक्रिया है। इट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। सबसे पहला है अर्थात हस्ताक्षर, और दूसरा जिसको हम कहते हैं पुनर्पुष्टि, कि हमने हस्ताक्षर किया और फिर से उसकी पुष्टि की कि हाँ हम सही में इसके सदस्य बनना चाहते हैं। तो हस्ताक्षर इज कॉल्ड सिग्नेचर, और पुनर्पुष्टि हो गई रैटिफिकेशन। तो हस्ताक्षर के 6 महीने के अंदर आपको रैटिफिकेशन करने की जरूरत होती है। कई बार कई कंट्री बहुत लंबा समय भी लेते हैं। हस्ताक्षर है तो जब तक आपने ये नहीं कहा कि हम अपने हस्ताक्षर को भी वापस लेते हैं, तब तक आपका हस्ताक्षर कायम होगा। लेकिन आप औपचारिक तौर पे इसके सदस्य तब बन पाएंगे जब आपने इसकी पुनर्पुष्टि कर दी कि हमने हस्ताक्षर किया और हम औपचारिक तौर पर
इसकी पुष्टि भी करते हैं, इसलिए हमें सदस्यता दी जाए, तब जाकर के आपको इसकी सदस्यता औपचारिक तौर पे दे दी जाती है। भारत सहित 196 सदस्य हैं। ठीक है, वन 196 मेंबर्स, इंक्लूडिंग इंडिया। तो भारत सहित 196 सदस्य हैं इसके, और इसको हम कह सकते हैं कि लगभग यूनिवर्सल सदस्यता है। मतलब अब लगभग कोई देश बचा ही नहीं, तो दुनिया के लगभग सारे के सारे देश इसके सदस्य हैं। हस्ताक्षर कौन करता है सर? हस्ताक्षर देश के बिहाफ में यहां पर हमारे प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार के द्वारा जिसको भी अधिकृत किया जाता है वो इस तरह की अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो इस पर और जलवायु परिवर्तन की जो संधि थी, उस दोनों पे भारत के प्रधानमंत्री के, तब के प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर हैं। याद करिएगा वो समय क्या था? तो वो समय था 1992-93, ये समय था। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते थे पीवी नरसिम्हा राव, तो उनके हस्ताक्षर हैं, और उन्हीं की सरकार ने पुनर्पुष्टि भी की थी हस्ताक्षर करने के बाद कि भारत औपचारिक तौर पे इसकी सदस्यता ले रहा है। लेकिन बात की जो कुछ संधियां हुई हैं, इसके अंदर की कुछ जो उप संधियां हुई हैं, तो उन उप संधियों पर किसके हस्ताक्षर हैं? उन उप संधियों पर हस्ताक्षर हैं भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्री के। तो ये डिपेंड करता है कि भारत सरकार ने उस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए किसको अधिकृत किया। फॉरेन मिनिस्टर कर सकते हैं, सामान्यतः फॉरेन मिनिस्टर नहीं करते, क्योंकि ये पर्यावरण से जुड़ी हुई संधि है। तो इसलिए फॉरेन मिनिस्टर के देखरेख में हमारा पूरा का पूरा विदेश संबंध, अंतरराष्ट्रीय संबंध चल रहा होता है। लेकिन जो मिनिस्ट्री स्पेसिफिक संधियां होती हैं वो मिनिस्टर करते हैं। मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर हमारे देश में कोई काम चल रहा है, तो उसके लिए जो मंत्री हैं उनके द्वारा सिग्नेचर किए जाएंगे। इसी तरह से नागरिक परिवहन के दिशा में कुछ होगा, तो नागरिक परिवहन से संबद्ध जो मंत्री हैं उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा उसका संचालन किया जाएगा, उसके द्वारा कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। डन। अब हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पर। इसके 3 कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। मूल उद्देश्य 3 हैं। सबसे पहला है जैविक विविधता का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। दूसरा है जैव विविधता संसाधनों का सस्टेनेबल इस्तेमाल। संवहनीय उपयोग। सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। कि बायोडाइवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनको दुनिया कैसे इस्तेमाल करे।
ये संधि इस बात पर कहीं भी रोक नहीं लगाती कि बायोडायवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाए, क्योंकि बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो आप ये लिख करके रख लें कि पूरी सभ्यता ही नहीं बचेगी। बायोडायवर्सिटी के रिसोर्स के इस्तेमाल के बगैर आपको किसी भी तरह का फूड नहीं मिलेगा, उसके बगैर इंडस्ट्रीज को बहुत सारे रॉ मटेरियल नहीं मिलेंगे, बहुत सारे मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्लांट का हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये किसी का भी तर्क नहीं है कि बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल आप ना करें, लेकिन ये इस्तेमाल सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब है कि आप इस्तेमाल उसी लेवल पे करें जिस लेवल पे बायोडायवर्सिटी की रिसोर्सेज अपने आप को मेंटेन भी रख सकें। ऐसा नहीं कि आप इतना ज्यादा इसका इस्तेमाल करने लग गए कि अल्टीमेटली ये एक्सटिंक्ट ही हो जाए पृथ्वी से और अगले जनरेशन को इस रिसोर्स से पूरी तरह से हम वंचित कर दें। वो नहीं होना चाहिए। तो बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज का संतुलित इस्तेमाल, संतुलित सस्टेनेबल इस्तेमाल, ये दूसरा लक्ष्य है। अब जब हम बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज के संतुलित इस्तेमाल की बात करते हैं तो बायोडायवर्सिटी के कुछ रिसोर्सेज बहुत ही बहुमूल्य हैं। मिसाल के तौर पे कई ऐसे पौधे हैं जिनसे कैंसर की बहुत प्रभावी मेडिसिन मिलती है। आज के दिन में भी जो मलेरिया की सबसे कारगर दवा है वो प्लांट बेस्ड दवा है जिसको हम आर्टेमिसिनिन कहते हैं। बहुत सारी और भी दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट से हम प्राप्त करते हैं, कुछ बैक्टीरिया से, कुछ फंजाई से प्राप्त करते हैं। ये वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल किस सेंस में है कि जब कोई फार्मा कंपनी इस प्लांट का इस्तेमाल करके कोई इफेक्टिव मेडिसिन बनाती है, उस फार्मा कंपनी के पास करोड़ों डॉलर का बेनिफिट हो सकता है, करोड़ों डॉलर का वो बिजनेस कर सकती है और उसमें कुछ एक करोड़ डॉलर की प्रॉफिट भी कमा सकती है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि जो प्रॉफिट आती है बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, जो बेनिफिट उत्पन्न होता है बायोडायवर्सिटी के रिसोर्स के इस्तेमाल करने से, क्या उस बेनिफिट पे सिर्फ उसका हक होना चाहिए जिसने उस पर कोई प्रोडक्ट बनाया, या उस बेनिफिट में उस देश का भी हक होना चाहिए, उस राज्य का भी हक होना चाहिए और उस स्थानीय समुदाय का भी हक होना चाहिए जिसने बायोडायवर्सिटी के इस मूल संसाधन को बचा के रखा था, इस मूल संसाधन से रिलेटेड जो पारंपरिक ज्ञान था उसको बचा करके रखा था। पारंपरिक ज्ञान भी बायोडायवर्सिटी के रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता खोलता है। अगर आपको थोड़ा सा पता है कि हल्दी की जड़ में औषधीय गुण हैं, जड़ में नहीं, ट्यूबर में, हल्दी की ट्यूबर में औषधीय गुण हैं, तो इतना अगर आपको पता है, अगर आपको यह पता है कि इसके कुछ फायदे क्या हो सकते हैं, तो उस पॉइंट के आगे कोई भी फार्मा कंपनी अपना रिसर्च बहुत सही डायरेक्शन में लेकर के जा सकती है और उस पर बेस्ड कई तरह की मेडिसिन वो डेवलप कर सकती है। अगर आपको पता है कि नीम के मेन औषधीय गुण नीम के पत्तों में हैं और कुछ खास औषधीय गुण हैं, जैसे कि नीम के पत्तों को अगर पीस के लगाया जाए तो शरीर पे जो फुंसियां या जो घाव होते हैं वो बहुत तेजी से भर जाते हैं, इसमें एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसके आगे का रिसर्च कोई भी फार्मा कंपनी करके उस पर अच्छा प्रोडक्ट बना सकती है। लेकिन पारंपरिक ज्ञान से रिसर्च को एक सही दिशा मिलती है, रिसर्च तेज हो जाता है और जल्दी ही अच्छे परिणामों तक रिसर्च पहुंच पाता है। तो बायोडायवर्सिटी के संसाधन को अभी तक बचाए रखने वाले स्थानीय समुदाय, राज्य और देश का क्या उस बेनिफिट में कोई हक बनता है, या उस बेनिफिट पर पूरा का पूरा हक उस फार्मा कंपनी का या उस कंपनी का हक बने जिसने उस संसाधन का इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट डेवलप किया। तो इस संधि में यह बात बिल्कुल स्पष्ट उठ करके आई कि नहीं, हक इन सबका बनता है, सिर्फ उस कंपनी का नहीं जिसने उस पर प्रोडक्ट बनाया, बल्कि हक उस स्थानीय समुदाय, राज्य, देश सबका बनता है जिसने उस संसाधन को संरक्षित रखा आज तक, और इतना ही नहीं, उससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान को भी बचा करके रखा। तो उस लाभ को साझा कैसे किया जाए? हक बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाभ को साझा कैसे किया जाए? लाभ को साझा करने का कोई तो फ्रेमवर्क होना चाहिए। इस तरह से तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, वो यही है कि जैव विविधता संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभ का न्यायोचित
साझाकरण। ठीक है, तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। आप इसको लिख लें। जैव विविधता के संसाधनों तक न्यायोचित पहुंच और इन संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पन्न लाभों का न्यायोचित साझाकरण। तो दो चीजें यहां पर आ गई। पहली चीज आ गई न्यायोचित पहुंच, और दूसरा लाभों का न्यायोचित साझाकरण। न्यायोचित पहुंच को, जो हमारा पहला पॉइंट है, उसको कहते हैं एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, और दूसरे को हम कहते हैं बेनिफिट शेयरिंग। इंग्लिश में जल्दी ही डिक्टेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों को मिला करके हम बनाते हैं एक्सेस प्लस बेनिफिट शेयरिंग इज इक्वल टू ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। इंग्लिश में तीसरा पॉइंट हम डिक्टेट कर रहे हैं, लिखिएगा। ensuring fair access, ensuring fair access to biological diversity resources, ensuring fair access to biological diversity resources, and fair sharing of benefits, fair sharing of benefits arising out of use of such resources, arising out of use of such resources। और चाहे वो इंग्लिश के बच्चे हों या हिंदी के, ABS वर्ड जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आगे हम लोग ABS वर्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। A का मतलब एक्सेस, BS का मतलब बेनिफिट शेयरिंग। A का मतलब एक्सेस, BS का मतलब बेनिफिट शेयरिंग, बेनिफिट शेयरिंग का मतलब लाभों का साझाकरण, और A का मतलब एक्सेस। और जब हम फेयर की बात करते हैं तो फेयर से हमारा मतलब होता है न्यायोचित। डन। फेयर से हमारा मतलब होता है न्यायोचित। चल, तो ये तीन इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये ऑब्जेक्टिव अपने आप में देशों के ऊपर, सदस्यों के ऊपर बाध्यकारी हैं? आंसर है नहीं। ये ऑब्जेक्टिव अपने आप में देशों के ऊपर बाध्यकारी नहीं है, लेकिन देशों से ये अपेक्षा है कि वो अपने देश के लिए इन तीनों ही उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक अधिनियम लेकर आए।
हर देश को इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक डोमेस्टिक लॉ की जरूरत होगी, एक डोमेस्टिक अधिनियम की जरूरत होगी। तो उस अधिनियम का नाम हमारे देश में क्या है? जैविक विविधता अधिनियम 2002। तो भारत ने सदस्यता लेने के 8 वर्षों के बाद जैविक विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया और उससे संबंधित जो नियमावली है उस नियमावली को पब्लिश किया, जिसको हम रूल्स कहते हैं। तो इसके नीचे आप हिंदी में लिखें पहले, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। इस चार्ट के नीचे हिंदी में लिखें। ये तीन उद्देश्य अपने आप में सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है, अपने आप में सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है। पर सदस्यों से यह अपेक्षित है कि वे इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम एवं नियमावली बनाएं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिनियम एवं नियमावली बनाएं। अधिनियम एवं नियमावली बनाएं। अंडरस्टूड? इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत के द्वारा जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। जैविक विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। इंग्लिश में लिख लीजिए। The above three objectives are not binding by themselves. The above three objectives are not binding by themselves. But the members are expected to bring legislation and rules. To achieve these objectives, to bring legislations and rules to achieve these objectives. India enacted the Biological Diversity Act 2002. India enacted the Biological Diversity Act 2002 to meet these objectives. To meet these objectives. To meet these objectives. Done?
तो अपने आप में ये बाध्यकारी नहीं, लेकिन ये इनको पाने के लिए देशों को लॉ बनाने पड़ेंगे। और इंडिया ने वो लॉ कहां बनाया? इंडिया ने वो लॉ बनाया 2002 में। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ और बातों पर। सीबीडी की मुख्य उपसंधियां, सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं कार्ताजीना प्रोटोकॉल। ठीक है, सबसे पहला है कार्ताजीना प्रोटोकॉल। ये है जैविक सुरक्षा के लिए। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीवों से जैव विविधता को सुरक्षा देना। ठीक है, जो आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव हैं, हमें नहीं पता कि वो जैव विविधता को किस तरह से प्रभावित करेंगे। तो उनसे स्थानीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कार्ताजीना प्रोटोकॉल लाया गया। 2001 में अपनाया गया था, 2003 से लागू है। और यहां पर कोई भी एक देश अगर किसी दूसरे देश को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कोई जीव निर्यात कर रहा है, उसके पहले उसको पूरी सूचना देनी पड़ेगी कि यह आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव किस तरीके से बनाया गया है, इसको बनाने में कौन कौन से जीन प्रत्यारोपित किए गए हैं, और इस पर जितने भी सुरक्षा से संबंधित जो रिसर्च हुई है, उन रिसर्च की फाइंडिंग क्या रही है। और वो पूरी सूचना का आकलन करके जो आयातक देश है वो तब तय करेगा कि इसको आयात करना है या आयात नहीं करना है। पूरा इंफॉर्मेशन देना, एक वेबसाइट पर पब्लिक रूप से इस पर इंफॉर्मेशन को उपलब्ध कराना, और इन सारे इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आयातक देश को इस बात की पूरी छूट होती है कि वो अब आयात करे या ना करे। राइट। रामसर की संधि, अनामित्रा मेहरा। तो रामसर की संधि जो है वो आज के एजेंडे में नहीं है, वो अपने आप में एक बड़ी संधि है। ठीक है ना, तो वो भी हमारे कोर्स के कवरेज के प्लान में है, लेकिन यहां पर नहीं है। ठीक है, उसके लिए पहले हमें वेटलैंड को समझना होगा, वेटलैंड के इंपॉर्टेंस को समझना होगा, वेटलैंड में किस तरह की बायोडाइवर्सिटी पलती है, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी संरक्षित रहती है, और इसके दूसरे इकोलॉजिकल यूज क्या है। और तब हम आएंगे रामसर के कन्वेंशन पे कि उसके प्रावधान क्या है, उसके अंदर मॉन्ट्रू का रिकॉर्ड क्या होता है, इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, और रामसर साइट में जुड़ने की प्रक्रिया क्या है। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, लेकिन ऐसे चलते चलते उसका रेफरेंस नहीं आएगा। उसके लिए अलग से हमें 1 घंटा किसी दिन सेट असाइड करना होगा, और वो कोर्स की प्लानिंग में शामिल है। ठीक है। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल, इंग्लिश वाले बच्चे इसके नीचे लिख लें, रिलेटेड टू बायो सेफ्टी, रिलेटेड टू बायो सेफ्टी। और रिलेटेड टू बायो सेफ्टी, ध्यान से सुनना अजित, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं तो समझने की कोशिश करना। ब्रैकेट में लिखिएगा टू प्रोटेक्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा टू प्रोटेक्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ living modified organism, from the impact of
लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब एक बार और मैं कार्ताजीना समझा देता हूं, सब लोग ध्यान दीजिएगा। देखो, कार्ताजीना प्रोटोकॉल इस संदर्भ में लाया गया कि आज की डेट में बहुत सारे जो क्रॉप प्लांट हैं जिनकी हम खेती करते हैं, तो बहुत सारे क्रॉप प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। मिसाल के तौर पे बीटी कॉटन एक देश में डेवलप होता है, दूसरे देश उसको इंपोर्ट करना चाहते हैं, अपने यहां भी लगाना चाहते हैं। इंडिया में भी आज की डेट में 98% कॉटन की खेती बीटी कॉटन की खेती होती है। अब इन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से स्थानीय बायोडायवर्सिटी को क्या खतरा हो सकता है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आप अपने देश में ला करके इसको ऐसे ही इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये पॉसिबल है कि स्थानीय बायोडायवर्सिटी उससे दुष्प्रभावित हो। तो कार्ताजीना प्रोटोकॉल ये कहता है कि जिस देश ने भी इसको डेवलप किया है, वो इसके सेफ्टी को लेकर के पूरे रिसर्च करेगा। इसके पहले कि वो इसको निर्यात करे किसी दूसरे देशों को, तो उसके पहले वो पूरी सेफ्टी पर रिसर्च करेगा। बायोडायवर्सिटी की सेफ्टी भी उस रिसर्च का हिस्सा होगी, और ये पूरे रिसर्च के डेटा को वो उन सारे देशों के साथ शेयर करेगा जिनको ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो सकता है, वो एनिमल हो सकता है, उसको इंपोर्ट करने में इंटरेस्ट है। और जब ये पूरे इंफॉर्मेशन को स्टडी करने के बाद इंपोर्ट करने वाला देश अगर फिर भी डिसाइडेड है कि नहीं इसको इंपोर्ट किया जा सकता है, तभी उसको इंपोर्ट किया जाएगा। करेक्ट? तभी उसको इंपोर्ट किया जाएगा। इसी चीज को हम कहते हैं प्रायर इंफॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये पहले आपको सूचना देंगे और उस सूचना के आधार पर आपकी सहमति मिलेगी, तब हम आपको कुछ भेजेंगे। तो इससे क्या होता है कि जो बायोडायवर्सिटी रहती है वो काफी हद तक संरक्षित रह सकती है। राइट? सेकंड है, दो ही हैं उपसंधियां। सेकंड है नागोया प्रोटोकॉल। ठीक है, ये 2001 में अपनाया गया था और ये 2010 में अपनाया गया था। नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है एबीएस के नियमों में समरूपता स्थापित करना। एबीएस के नियमों में समरूपता स्थापित करना मतलब कि हार्मोनाइजिंग एबीएस रूल्स अमंग मेंबर्स। कहने का मतलब है कि अगर 196 सदस्य हैं आपके पास, ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 196 सदस्य हैं, तो इन सारे देशों के एबीएस रूल्स में समरूपता होनी चाहिए। राजू पूछ रहे हैं कि एबीएस क्या है। अब दो ही बात हो सकती है राजू। पहली बात है कि क्लास में लेट से आए हो और ये निकल गया, या शायद ध्यान नहीं दे रहे थे। पहली वाली बात है तो मयंक ने जो आंसर दिया है वो देख लो, और अगर दूसरी वाली बात है तो मयंक क्या मैं भी नहीं मदद कर पाऊंगा, बताऊंगा फिर भूल जाओगे, है ना। हिंदी में भी नागोया बोलेंगे, पक्के तौर पर बोलेंगे। नागोया जगह का नाम है और इसी तरह से कार्ताजीना भी जगह का नाम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाम के साथ पुकारेंगे।
ये कार्ताजीना का प्रोटोकॉल है, ये नागोया का प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल की आधिकारिक हिंदी क्या होती है? बहुत जटिल है प्रोटोकॉल, कुछ और नहीं। ठीक है, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे डॉक्यूमेंट में देखें नागोया प्रोटोकॉल। अरे राजू, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बाबू, लेकिन क्या है कि एज ए टीचर आप लोगों को समय समय पे रिमाइंड करना जरूरी है कि क्लास में टाइम पे आइए, और जब क्लास में रहें तो सिर्फ क्लास के बन के रहिए, है ना। इसमें सॉरी बोलने की कोई बात नहीं है। तो इसको हम नागोया प्रोटोकॉल हिंदी में भी कहते हैं और कार्ताजीना प्रोटोकॉल कहते हैं। अनिल कह रहे हैं कि पॉलिसी और लॉ में अंतर बता दीजिए। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो एक बार में इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। अब ये खत्म ही होने वाला है टॉपिक। तो अच्छा, ये प्लेसेस किस देश के हैं? कार्ताजीना कोलंबिया में है, नागोया तो नाम से ही लग रहा है जापान है। ठीक है, कार्ताजीना कोलंबिया, नागोया प्रोटोकॉल जापान। तो अब सुनो, पॉलिसी का मतलब होता है कि सरकार ने एक डिटेल दिशा निर्देश बनाया कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कुछ खास उद्देश्य हैं किसी क्षेत्र में, और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने काफी डिटेल तरीके से एक दिशा निर्देश बना लिया है। अब वो जो दिशा निर्देश हैं हमारे, जो डिटेल दिशा निर्देश हैं, वो किस पर लागू होंगे? सरकार के एजेंटों पर। एजेंटों का मतलब क्या? सरकार के अधिकारियों पर या सरकार के विभागों के काम करने के तरीकों पर वो पॉलिसी अप्लाई होगी। तो पॉलिसी आप जब भी बनाते हैं तो आप अपने ऊपर लागू करने के लिए बनाते हैं। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं और आप समझ जाएंगे। मान लो कि आज आपके किसी दोस्त ने आपसे 50 रुपए मांगे, कहता है कि कल दे देंगे, राइट? आप दे देते हैं और कल के बाद आपका दोस्त दिखना ही बंद हो जाता है, उसका फोन भी नहीं लगता है। 1 महीने तक आपने प्रयास किया, फिर छोड़ दिया कि छोड़ो 50 रुपए की बात थी, अब क्या ही करें। फिर कोई और दोस्त मिलता है, वो कहता है 100 रुपए दे दो, एक बुक लेनी है, कल पैसा लौटा देंगे, और आपके साथ दोबारा ऐसा होता है। अब आप पॉलिसी बनाते हैं कि अब हम किसी को कोई पैसा लोन नहीं देंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसी किस पर लागू हो रही है? आप अपने आप पर लागू कर रहे हैं। तो अब इस पॉलिसी को बनाने के बाद अगर कोई आता है और कहता है कि मुझे 200 रुपए दे दो, बोलो कि नहीं भाई, मेरी पॉलिसी है, मैं किसी को पैसा। तो पॉलिसी आप किस पर लागू कर रहे हैं? अपने आप पर लागू कर रहे हैं। तो पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जाती है और सरकार के भविष्य के कदमों को एक दिशा देने के लिए इसको लागू किया जाता है। तो सरकार अपने ही कदमों को एक दिशा में बनाए रखने के लिए पॉलिसी बनाती है। जैसे कि भारत की वन नीति है, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, तो वो भारत के वन विभाग और वन विभाग से जुड़े हुए लोगों पर लागू होती है। वन नीति आपके और मेरे लिए नहीं बनाई गई। अब हम आते हैं अधिनियम पे। अधिनियम कानून होता है। कानून का मतलब है कि कानून जितने लोगों पर लागू होना है वो कानून में लिखा हुआ है कि किन किन लोगों पर ये लागू होगा, उन सारे लोगों पर लागू होगा। मिसाल के तौर पे जब 1972 में जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ये पूरे भारत में लागू होगा सिवा जम्मू कश्मीर के, क्योंकि उस समय की व्यवस्था में जम्मू कश्मीर को काफी स्वायत्तता थी और जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा थी उसने बिल्कुल यही वाला लॉ ऑलरेडी पास कर दिया था संसद के पास करने के पहले। बिल्कुल यही लॉ, लेकिन सिर्फ वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में प्रभावी होगा। तो जम्मू कश्मीर का अपना एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था और शेष भारत के लिए अपना एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। तो पुराने वाले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में स्पष्ट लिखा हुआ था कि पूरे भारत के क्षेत्र में यह लागू होता है सिवा जम्मू कश्मीर के। अब जब एक बार वो लॉ आ जाता है और लॉ में बताया गया है कि वो किन पर लागू है, और अगर नहीं बताया गया है तो इसका मतलब है कि पूरे भारत में ये लागू है, तो हर किसी को उस लॉ का अनुपालन करना होगा, और नहीं तो लॉ के अंतर्गत जो भी पेनाल्टी होगी, जो दंड का प्रावधान होगा, उसका आपको भागी बनना पड़ेगा। तो लॉ बाध्यकारी है। नीति सिर्फ आप अपने कदमों को, अपनी क्रियाकलापों को एक दिशा देने के लिए नीति बनाते हैं। तो ये है। अब हम आते हैं एक और चीज पे जो आपको पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, वो है नियम। तो नियम जो है वो अधिनियमों को लागू करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। तो अधिनियम जो कानून है वो या तो देश की संसद बना सकती है या कानून राज्यों की विधानसभा बना सकती है। उस राज्य के लेवल पे लागू करने के लिए जो हमारी 7वीं अनुसूची है और उसमें जो
राज्य की लिस्ट में जो चीजें हैं उस पर राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है और वो सिर्फ उस राज्य में प्रभावी होगा। और अगर संसद बनाती है तो संसद जो है सो केंद्रीय लिस्ट से बना सकती है और कंकरेंट लिस्ट से कुछ भी बना सकती है। तो जब संसद बनाती है लॉ तो वो पूरे भारत में वो लागू होता है। लेकिन याद रखिएगा कि कोई भी अधिनियम एक विधायी प्रक्रिया से गुजरती है जिसको लेजिस्लेटिव प्रोसेस कहते हैं। नियम जो होता है उस अधिनियम को लागू करने के लिए ये एग्जीक्यूटिव के द्वारा, कार्यपालिका के द्वारा ये बनाई जाती है। तो नियम जैसे ट्रैफिक लॉ है हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में ट्रैफिक लॉ है, लेकिन आप देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में जो ट्रैफिक का जो फाइन है सेम ऑफेंस का वो अलग अलग है। अब बैंगलोर में रेड लाइट जंप करेंगे तो कुछ और फाइन होगा और पटना में करेंगे तो कुछ और फाइन होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत रूल बनाए गए हैं। लॉ में नहीं लिखा हुआ है कि रेड लाइट जंप करने का फाइन 200 रुपए होगा या 100 रुपए होगा या 500 रुपए होगा, लेकिन ये रूल एग्जीक्यूटिव बनाती है, कार्यपालिका बनाती है ताकि वो अधिनियम लागू हो सके। और वो रूल समय समय पर उसको मॉडिफाई करना आसान होता है क्योंकि वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है, तो उसको विधायी प्रक्रिया से गुजारने की जरूरत नहीं है। तो रूल बनाने के लिए जो एग्जीक्यूटिव के पास जो शक्ति आती है वो अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आती है। इसीलिए ज्यादातर अधिनियमों में बाबू ये स्पष्ट रूप से लिखा रहता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको लागू करने के लिए समय समय पर नियमावली प्रकाशित करती रहेगी, रूल्स प्रकाशित करती रहेगी। डन? अच्छा, आपस में बिल्कुल मत लड़ो आप लोग, एक तरफ लड़ाई चल रही है। तो आई होप कि ये मामला आपका क्लियर हो गया। तो ये नागोया प्रोटोकॉल है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य था कि देशों के एबीएस के लॉ में समरूपता हो। ऐसा ना हो कि इंडिया का एबीएस का लॉ कुछ और है और ब्रिटेन का कुछ और है और फ्रांस का कुछ और है, तब इसको अंतरराष्ट्रीय सहयोग इससे बनेगी नहीं। नीरज, अभी आप चीतों की चिंता ना करें, जब चीतों की बारी आएगी तो वो भी बात कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत खराब आदत होती है कि जब आप आम कर रहे हैं तो आपको इमली की परवाह होती है और जब इमली करेंगे तो आम की याद आएगी, ठीक है। तो इधर उधर की बात ना करें। अगर ऑफलाइन में कोई ऐसे कर ले तो उसकी तो भयंकर डांट पड़ जाएगी अभी क्लास में। चलो, तो ये दो इसकी उप संधियां हैं। अब आते हैं शीर्ष निर्णय का अधिकार। एपेक्स बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सीबीडी में के सदस्यों का द्विवार्षिक सम्मेलन होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या सीओपी। वंस इन 2 years। इसको निर्णय लेने का शीर्ष अधिकार है। इस कन्वेंशन से जुड़े हुए जितने भी, ठीक है, इस कन्वेंशन से जुड़े हुए जितने भी टॉप डिसीजन होंगे
वो टॉप डिसीजन ली जाएगी इसी सम्मेलनों में। ये हर 2 साल पर होती है, ठीक है। इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, सदस्यों का द्विवार्षिक सम्मेलन कहते हैं। अच्छा, ये कॉप को लेकर के बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बहुत और भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं जहां पर सदस्यों के सम्मेलन को कॉप कहते हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज की जो संधि है, वहां भी सदस्यों के सम्मेलन को कॉप ही कहा जाता है। तो यहां पर कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि कॉप का मतलब क्या। कॉप का मतलब सदस्यों का सम्मेलन, प्लेन एंड सिंपल। अगर यहां पर कंफ्यूज हुए तो फिर पता चला कि जब हम क्लाइमेट कर रहे हैं और वहां पर कॉप की बात की तो आप कहिएगा कि सर कॉप तो आप वहां कराए थे। नहीं, कॉप का मतलब सदस्यों में का सम्मेलन, इसीलिए कॉप अपने आप में अधूरा है। अब मान लीजिए कि आप किसी स्टेडियम में जाते हैं, मैच चल रहा है, तो किसी ने कहा आ जाओ बैठ जाओ, मैच चल रहा है। फिर उसी स्टेडियम में आप 1 महीने के बाद जाते हैं, देखते हैं फिर मैच चल रहा है, आ जाओ मैच चल रहा है। आप कहेंगे पिछली बार भी मैच कहा था, इस बार भी मैच कहा था, लेकिन ये तो अलग अलग लोग खेल रहे हैं, ये फिर मैच कैसे हुआ, कुछ और शब्द क्यों नहीं बोला। तो सवाल यह है कि कोई भी कहता है कि मैच चल रहा है, तो आपका सवाल यह होना चाहिए किन किन टीम के बीच मैच चल रहा है। आजकल आईपीएल का सीजन है ना। मैं नहीं देखता, आज से नहीं, कई साल से नहीं देख रहा, बल्कि बहुत सारे साल से, शायद पहली बार जब आईपीएल चालू हुआ था तो देखा था, वो भी साल याद नहीं है, अब तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। सर जी, कॉप का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। तो अब क्या है, 20 ईयर से 2 ईयर नियम कैसे बनाएंगे? अरे भाई, ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो सुनो, तो सवाल ये उठता है कि आपको मैच में जाके ये पूछना किसका किसका मैच चल रहा है। फिर आप अगली बार आएंगे, फिर बोलेगा मैच चल रहा है बैठो, तो आप कहेंगे पहले ये तो बताओ किसका किसका मैच चल रहा है, तब आप शांति से रहेंगे। और नहीं तो कहेंगे वो भी मैच था, ये भी मैच था, ये तो प्लेयर अलग अलग हैं, कपड़े इनके अलग अलग हैं वगैरह। तो नहीं, तो जब भी कोई आपको कॉप कहे तो आपका सवाल ये होना चाहिए भाई किस चीज का कॉप? बायोडाइवर्सिटी का कॉप हो रहा है, क्लाइमेट चेंज का कॉप हो रहा है, ओजोन लेयर के बचाव के लिए कॉप हो रहा है, ये कौन वाले कॉप की बात कर रहे हो? तो बताएंगे कि भाई ये क्लाइमेट का कॉप है। तो क्लाइमेट का कॉप जो है वो साल में एक बार होता है, बायोडाइवर्सिटी का कॉप जो होता है वो 2 साल में एक बार होता है। अंडरस्टूड? तो ये मामला है इसका। तो इसी के पास निर्णय लेने का शीर्ष अधिकार है। और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए जो सचिवालय है, जो सेक्रेटेरिएट है इसका, जो इसका सचिवालय जो है वो है कनाडा के मॉन्ट्रियल में। अच्छा, हम लोग अक्सर इसको मॉन्ट्रियल कहते हैं, लेकिन एक्चुअली जो है मॉन्ट्रियल इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो अगर आप कर सके तो इसको ऐसे ही प्रोनाउंस कीजिएगा, मॉन्ट्रियल कहिएगा, मॉन्ट्रियल नहीं कहा, ठीक है। और इसका स्थानीय लोग और भी जटिल उच्चारण करते हैं, जिसमें टी को आधा साइलेंट कर देते हैं, तो वो मुश्किल होगा, उतने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉन्ट्रियल हम लोग आराम से कह सकते हैं, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी के इस पूरे संधि पर निर्णय लेने का शीर्ष अधिकार सदस्य राष्ट्रों के सम्मेलनों को है। उसी सम्मेलन में ये निर्णय लिए जाएंगे और कुछ आगे की चुनौतियों पर भी डिस्कशन होता है, और जो भी निर्णय लेना है यहीं पे लिया जाएगा। कोई एक तरफा निर्णय का प्रोसेस नहीं होता है। मोर और लेस तमाम जो अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, उन सब में यही मैकेनिज्म काम करता है कि समय समय पर सदस्य देशों की अपनी मीटिंग होती है और उन्हीं मीटिंग में टॉप लेवल के फैसले लिए जाते हैं, ठीक है। अब मैच की दुनिया से बाहर निकल आओ आप लोग। बात हो गई मैच की बहुत ज्यादा। अच्छा, तो जो नवीनतम है वो है कॉप 15, 2022 में हुआ था।
मॉन्ट्रियल में होना था। तो देखो एक्चुअली होना तो था ये चाइना कुनमिंग में, ठीक है, होना तो था चाइना कुनमिंग में, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कोविड पैंडेमिक की वजह से वो टलता चला गया। अंततः ऐसी स्थितियां नहीं बनी कि वो कुनमिंग में पूरी तरह से वो हो सके। तो सचिवालय मॉन्ट्रियल में है, तो हुआ कि भाई मॉन्ट्रियल में इसको आयोजित कर दिया जाए। तो मॉन्ट्रियल में ये आयोजित हुआ, लेकिन चूंकि कुनमिंग में होना था, वास्तव में हुआ सचिवालय के तत्वावधान में, तो इसको हम कई बार कुनमिंग मॉन्ट्रियल कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर। तो मॉन्ट्रियल में होता है ये, और इसमें अपनाया गया, इसमें अडॉप्ट किया गया कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क, जिसको हम कहते हैं KMGBF। अंतरराष्ट्रीय संधियों में इसको भी किया जाएगा। अभी इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय संधियों में इसको हम लोग करने जा रहे हैं। अब हम आते हैं आने वाला जो है, नेक्स्ट है एक जगह है कैली। कहां है? कोलंबिया में है। कब होगा? इन 2024, मतलब इसी साल होगा। वो क्या होगा आपका? COP 16 होगा। कुनमिंग चाइना है, मॉन्ट्रियल कनाडा है। कभी भारत में भी हुआ है क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन। 2012 में भारत में हुआ था, हैदराबाद में। 2012 में हैदराबाद में हुआ था। मोनिका पूछ रही है सर क्लास कब तक चलेगी? आज की क्लास जल्दी छूट जाएगी, 10:30 तक छूट जाएगी, ठीक है। अंकित मीना ने पूछा था कभी भारत में हुआ है? 2012 में हैदराबाद। सुमित कह रहे हैं क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए। कैली के बाद कोलंबिया है, जिस देश में कैली है। देखो सुमित, क्लास की टाइम ऐसे आज की क्लास के लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए, लेकिन क्लास की टाइम के साथ ऐसा है ना कि दूसरी क्लासेस को ध्यान में रखते हुए बड़ी मुश्किल से हमारे टीम के लोग बना पाते हैं, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्लास के टाइम को हम अपनी मर्जी से चेंज कर सके, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी क्लासेस उससे अफेक्ट होने लग जाती हैं। तो उसको रहने दो, वो जो हमारी टीम है वो तय करे तो बेस्ट है। हम लोग एज ए टीचर भी अपना बेस्ट प्रयास करते हैं कि टीम ने जो टाइम गाइड की, उस टाइम के साथ हम जुड़ के काम करें, है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं किस पे? इंडिया के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पर। अब हम लोग आ जाते हैं इंडिया के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पर। भारत का
जैविक विविधता अधिनियम। क्योंकि हमारी आपकी क्लास में पहली बार किसी अधिनियम की बात हो रही है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता दूं इसके तहत। सबसे पहली बात क्या है कि किसी भी एक्ट को जब आप लिखते हैं तो जो भी उसका प्रॉपर नाम है उसी को आप फॉलो करेंगे। अब जैसे जैविक विविधता अधिनियम है तो इसको जैविक विविधता ही लिखेंगे, जैव विविधता नहीं लिखेंगे। फिर अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट नहीं लिखेंगे। करेक्ट। उसके बाद 2002। ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जब भी कोई एक्ट लिखा जाता है तो उसमें साल का उल्लेख जरूर होता है और वो कॉमा देने के बाद होता है। तो आप पहले लॉ का नाम लिखेंगे, कॉमा देंगे, तब साल का उल्लेख करेंगे। बगैर कॉमा दिए साल का उल्लेख नहीं करेंगे। तीसरी बात है कि जब आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल में जाएगा, सिवा ऑफ, और, इन वगैरह को छोड़ करके, जो कनेक्टर्स हैं उनको छोड़ करके हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल में जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारे देश का बायोडायवर्सिटी एक्ट। अब हम आते हैं, आई होप कि आप लोगों ने इसको लिख लिया है, राइट। भारत का जैविक विविधता अधिनियम। हर रोज क्लास 3 घंटे की होगी, 3 घंटे की ही होगी। मयंक कह रहे आज लास्ट है। लास्ट तो कतई नहीं है, ये देख के लग रहा है कि ये लास्ट क्लास है। चलो अब आते हैं इसके उद्देश्य क्या है। जैविक विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग को बढ़ावा देना, सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, संसाधनों तक पहुंच का विनियमन, कि जैव विविधता को लेकर के अगर संसाधनों पर मैं कुछ स्टडी करना चाहूं तो कैसे स्टडी करूंगा। ठीक है। तो वो चीज हो गया संसाधनों तक पहुंच का विनियमन। उसके बाद लाभ का न्यायोचित साझाकरण,
स्थानीय समुदायों की साझेदारी, सशक्तिकरण, इत्यादि। बस दो ही बचे हुए, उसमें एक लिख रहा हूं और एक और लिखना है, तो बस इससे ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं है। परंपरागत ज्ञान का संरक्षण और आधुनिक उपयोग, स्थानीय एवं परंपरागत संरक्षण पद्धतियों को मान्यता प्रदान करना। नंबर इसलिए दे रहा हूं कि जब इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा तो बाय नंबर कर सकूं। बोर्ड के सामने से हट जाता हूं, बल्कि थोड़ा सा इसको बोर्ड में फिट कर देता हूं। बोर्ड के सामने से हट गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूं आप लोगों के लिए। जो बच्चे इंग्लिश में लिखना चाहें आप लिख लीजिए। मनीषा कह रही है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, गलत मनीषा, कंट्री कोलंबिया की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया अमेरिका में है, जहां पे वॉशिंगटन है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसीलिए उसको कहते हैं वॉशिंगटन डीसी। हम यहां पर कोलंबिया देश की बात कर रहे हैं। सपना बिल्कुल सही कर रही है, बोगोटा जिसका कैपिटल है, ठीक है। चलिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन लिखिए। नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नंबर 2, प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज, प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज। प्रमोटिंग सस्टेनेबल यूज। तीसरा, क्रिएटिंग creating a structure and organization, creating a structure and organization for conservation and management, for conservation and management, for conservation and management. Fourth, fair regulation of access,
fair regulation of access, fair regulation of access. Fifth, fair sharing of benefits, fair sharing of benefits. Fair sharing of benefits. Sixth, ensuring participation of local communities, ensuring participation of local communities and their empowerment, and their empowerment. And their empowerment. Seventh, protecting traditional knowledge, protecting traditional knowledge and using it in modern ways, and using it modern ways. Using it in modern ways. Last, recognizing traditional conservation practices. Recognizing traditional conservation practices. ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अच्छा, ट्रेडिशनल नॉलेज का मतलब क्या होता है? परंपरागत ज्ञान का मतलब क्या होता है? परंपरागत ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी पौधे, किसी भी जड़ी बूटी या किसी भी परंपरागत औषधि को लेकर के, या कोई भी परंपरागत जो ज्ञान है समुदाय के सदस्यों के बीच में है, उसको प्रॉपरली लिखना और उसको एक जगह इकट्ठा करना। रीजन, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे जो परंपरागत ज्ञान के पॉइंट हैं वो धीरे धीरे खो जाते हैं मॉडर्निटी की भीड़ में, और उनको बचा के रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार वो बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च को एक दिशा देते हैं, इसलिए उनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड थिंग इज कि इससे कई बार आपके पेटेंट के दावों को भी बल मिलेगा, इसलिए भी इसको बचा करके रखना जरूरी है। तो ये रीजन होता है कि हम परंपरागत ज्ञान को बचा के रखते हैं। दो रीजन, पहला कि किसी भी परंपरागत ज्ञान से आपके रिसर्च को एक दिशा मिलती है, और दूसरा कि इसके पेटेंट को एक बल मिलता है। अंडरस्टूड? जैसा कि प्रेजेंट में आयुर्वेदिक चल रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये हो गए इसके उद्देश्य। अब हम आगे थ्री लेवल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। त्रिस्तरीय संगठनात्मक ढांचा। सबसे पहले है राष्ट्रीय जैविक विविधता,
प्राधिकरण चेन्नई में है। और 2004 से काम कर रहे हैं। ठीक है, 2004 में एस्टेब्लिश हो गया था। इसको हम कहते हैं नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी। शॉर्ट में कहते हैं NBA। दूसरा हो गया राज्य स्तरीय जैविक विविधता बोर्ड। स्टेट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोर्ड्स। ये हर राज्य में गठित है। प्रत्येक राज्य में गठित है। और तीसरा स्थानीय स्तर पर जैविक विविधता प्रबंधन समिति। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं BMC, इसको कहते हैं SBB, और ये तो हमारा है NBA। ये कहां पे है? प्रत्येक स्थानीय निकायों के स्तर पर गठित होती है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत एक स्थानीय निकाय है, उसके स्तर पर गठित होगा, दूसरे गांव में गठित होगा। ठीक है, जिले के स्तर पर जिला परिषद है, उस परिषद में एक कमिटी होगी, मतलब उसी परिषद के कुछ सदस्य मिलकर के एक जैविक विविधता प्रबंधन समिति बनाएंगे। तो जिला स्तर पे जो जैविक विविधता प्रबंधन समिति होती है, वो पूरे जिले के तमाम ग्राम पंचायतों के स्तर पे जो ये प्रबंधन समितियां काम कर रही है, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है ना। और राज्य स्तर पर तो एक बोर्ड होता ही है, और देश के स्तर पर एक प्राधिकरण होता है। इसको लिख लो। एक बार लिख लिया तो डन कर देना। चलो, अब इसको समझने का काम करते हैं, और जो कुछ मैं समझाऊंगा वो चूंकि डिटेल में है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो आज वाले नोट्स में है, PDF में है, जो आपके साथ शेयर होगा आज। तो अब इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या और कैसे काम करता है। तो जो टॉप लेवल पे है, ठीक है, इसके बाद मैं लिख देता हूं कि
एक्सप्लेनेशन जो है वो आपके पीडीएफ में, ठीक है, लेकिन इसको समझेंगे नहीं तो पीडीएफ टेक्निकल लगेगा, ठीक है। तो पहले समझिए, तो टॉप लेवल पर जो बॉडी है वो है एनबीए। तो एनबीए का सबसे जो पहला और बड़ा काम है वो ये है कि बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट के लिए, बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजी और एक्शन प्लान को निर्धारित करना। तो हमारे देश में नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान कौन बनाता है? तो वो एनबीए बनाती है, जिसको हम एनबी सैप कहते हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान। तो वो कौन कर रहा है? वो कर रहा है हमारा एनबीए, ठीक है। एनबीए जो है हमारा एनबी सैप बना रहा है। एनबी सैप का मतलब स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान, ठीक है। नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान कौन बना रहा है? वो बना रहा है हमारा एनबीए। दूसरा और क्या काम करता है? दूसरा करता है विदेशी एक्सेस आवेदनों पर विचार। कोई विदेशी कंपनी है जो भारत में वो एक्सप्लोर करना चाहती है बायोडायवर्सिटी को, तो वो कहां पर अप्लाई करेगी? तो वो अप्लाई करेगी एनबीए के पास। एनबीए तय करेगी कि इसको परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, और अगर परमिशन दी जा रही है तो किन शर्तों पर दी जा रही है, लाभ को कैसे ये साझा करेंगे, वो पूरा अग्रीमेंट, पूरी फी वगैरह लेकर के तब इनको बताया जाता है कि ठीक है, आप इस फॉरेस्ट में जाकर के इतने दिनों के लिए इन पौधों पर रिसर्च कर सकते हैं। और उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? तो लोकल लेवल की बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी करेगी कि सिर्फ उसी पौधे पर रिसर्च हो रहा है, कुछ और रिसर्च नहीं हो रहा है। तो इनके साथ बीएमसी की टीम जाती है कि और इतने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए आप जाइए, इस पौधे पर रिसर्च करना है, कीजिए, उसकी फी दीजिए, और कल को अगर इससे कोई लाभ उत्पन्न होता है तो उसमें 5 साल तक, 8 साल तक, 10 साल तक आप इतनी रॉयल्टी भी, अपने लाभ का इतना प्रतिशत भी हमें आप देते रहेंगे। तो इस तरह की पूरी अग्रीमेंट बनती है और तब उनको इस तरह की रिसर्च की अनुमति मिलती है। इसके साथ साथ जो है संरक्षण योजनाओं को मंजूरी, जो राज्य स्तर पर जो भी संरक्षण की योजनाएं बनती हैं तो उनको मंजूरी देने का काम भी यही करता है। तो ये सारे काम हमारा एनबीए कर रहा है। अब एसबीबी क्या करता है? एसबीबी जो है हमारा, पहले तो राज्य स्तरीय संरक्षण का काम करता है, राज्य स्तरीय बायोडायवर्सिटी की रिसोर्सेज का प्रबंधन कैसे हो वो करता है, स्थानीय समितियों का कोऑर्डिनेशन करता है। और ऐसे नहीं लिखता, स्थानीय नहीं लिखता, भारत के पार्टियों के द्वारा एक्सेस के आवेदनों पर विचार। कि अगर कोई भारत की कंपनी है जिसको कि किसी भी, ठीक है, और फीस केस टू केस डिसाइड होती है प्रशांत, ठीक है, तो भारत के पार्टियों के द्वारा एक्सेस के लेवल पर कैसा भी
जो आवेदन आएगा कि हमें आपके राज्य में इस क्षेत्र में जाकर के इस पौधे पर रिसर्च करना है 10 दिनों के लिए, 15 दिनों के लिए, तो वो सीधा का सीधा उस राज्य के बोर्ड को दिया जा सकता है वो आवेदन, और बोर्ड फिर स्थानीय लेवल की जो समितियां हैं उनके साथ विचार विमर्श कर करके तय करेगी कि इस आवेदन पर मंजूरी दी जाए या इस आवेदन को ठुकरा दिया जाए, जो भी है। और अगर आवेदन को मंजूरी मिलती है तो इसकी कितनी फी लगेगी, इसको कैसे मॉनिटर किया जाएगा, और अगर इसके यूज से कोई लाभ उत्पन्न होता है तो उस लाभ को कैसे साझा किया जाएगा। तो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि आप यहां पे होते हुए देखेंगे। ठीक है, वो भारत के पार्टियों में कौन होगा? भारत की कंपनियां हो सकती हैं, भारत के तमाम जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके लेबोरेटरीज हो सकते हैं, कोई भी ऐसा निकाय जो कि भारत में ही स्थापित है और उसको किसी राज्य के किसी खास जैव विविधता के संसाधनों में दिलचस्पी है रिसर्च के लिए या कॉमर्शियल गेन के लिए, तो वो यहां पर अप्लाई करता है। उसका एक प्रोफार्मा बना होता है, अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो राज्य स्तरीय बोर्ड है वो स्थानीय निकायों से सुझाव मांगती है कि इसको दिया जाए, नहीं दिया जाए, तो वगैरह। तो प्रीति, ये पॉइंट तो क्लियर हो गया हमारा, है ना। अब हम आते हैं लास्ट वाले पर, जो कि है BMC। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी जो है हमारी, वो स्थानीय लेवल पे गठित होती है और स्थानीय स्तर पर संरक्षण का काम करती है, प्रबंधन का काम करती है, और अगर कोई काम चल रहा है, कोई स्टडी वगैरह चल रही है, तो उसकी निगरानी का काम करती है। सबसे पहले तो ये। दूसरा, कि राज्य बोर्ड को सलाह देने का काम, और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है पीपल्स रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करना। को बनाना और उसको अपडेटेड रखना, मतलब अद्यतन रखना। मेकिंग पीपल्स रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड अपडेटिंग इट ऑल्सो। तो BMC सबसे पहले स्थानीय स्तर पर संरक्षण का काम करेगा। तो जो भी संरक्षण का काम होता है तो वो BMC स्थानीय स्तर पर ही लागू करेगी, और उसके बाद प्रबंधन, कि ये रिसोर्स को ऐसे मैनेज किया जाए, इसको ऐसे मैनेज किया जाए। और अगर कोई स्थानीय स्तर पर रिसर्च वगैरह चल रही है किसी बाहर की पार्टी से, इंडिया की पार्टी हो सकती है, विदेशी पार्टी हो सकती है, तो उसकी निगरानी करना, ताकि जिस चीज की उसको मंजूरी दी गई है उसके बियॉन्ड वो कुछ ना करे। राज्य के बोर्ड को सलाह देना, समय समय पे राज्य जब अपना एक्शन प्लान बनाती है तो स्थानीय समितियों से, खासतौर पे जिला परिषद की समितियों से राज्य विचार विमर्श करती है, क्योंकि उनको उस बायोडाइवर्सिटी की ज्यादा बेहतर जानकारी है। और स्थानीय स्तर पर क्या बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, क्या क्या वेराइटी है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं, और उनको लेकर के स्थानीय स्तर पर क्या जानकारी है, क्या ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है, उन सबको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन रखना, उसको कहते हैं पीपल्स रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी की इन्वेंटरी भी बन गई कि किस जगह पे क्या क्या बायोडाइवर्सिटी पाई गई है किस समय में, और अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी परंपरागत ज्ञान है तो वो भी यहीं पर लिख दी जाती है। और अब तो ये सारा रिकॉर्ड डिजिटाइज होते जा रहा है, नोट जैसे कीजिए, लेकिन जिला स्तर के द्वारा इसको डिजिटाइज किया जाता है, और ये डिजिटाइज सेंट्रल सर्वर से कनेक्टेड है। तो पूरे इंडिया का पब्लिक रजिस्टर ऑफ पीपल्स रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी
अब एक सर्वर से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप चाहें तो पूरे इंडिया की लोकल लेवल की बायोडाइवर्सिटी का काफी अंदाजा चल जाएगा। हालांकि ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, लेकिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। और सबसे काम की बात क्या है कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत ये बनाना मैंडेटरी है। ये कोई ऐसे ही कह लो कि कोई सरकारी ऑर्डर के तहत इंप्लीमेंट हो रहा है, नहीं, ये लॉ के तहत इंप्लीमेंट हो रहा है। इसलिए हर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट समिति के द्वारा इसको बनाया जाना जो है वो एक तरह से अनिवार्य है। हालांकि पूरी तरह से ये नहीं बना है, पूरी तरह से ये नहीं बना है, लेकिन जिस तरह से बन रहा है ये बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। कहां इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए? ये अद्यतन है। अद्यतन का मतलब अपडेट करना, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए भारत के बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। तो हमने अब डिस्कस कर लिया सीबीडी के पूरे फ्रेमवर्क को लेकर के कि सीबीडी क्या है, सीबीडी कैसे ऑपरेट होता है, इसकी टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडीज क्या हैं, वो सारी चीजें हमने कर ली। और अब इंडिया की बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी हमने, ठीक है ना। तो ये था आज के एजेंडे का मामला, ठीक है। आज हमें बेसिकली यही चीजें करनी थी। तो स्थानीय निकाय का मतलब लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी का मतलब गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत और जिला के लेवल पे जिला परिषद, ठीक है। और आज की डेट में भारत के तमाम राज्यों में ये सब कुछ गठित हो चुका है। राज्य स्तरीय बोर्ड गठित हो चुके हैं। इनका गठन 2004 से शुरू हो गया था और 2008 आते आते भारत के तमाम राज्यों में राज्य स्तरीय बोर्ड काम करने लग गए थे। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो 2008-9 के आसपास आते आते हम ये भी देखते हैं कि स्थानीय स्तर पर भी इन तरह की समितियों का गठन हो गया था, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब एक अनाउंसमेंट, शायद ये अनाउंसमेंट आपको टेलीग्राम पर मिला होगा, क्योंकि जैसा मुझे बताया गया था कोऑर्डिनेशन के द्वारा, तो ये टेलीग्राम पर शायद आपको मिला होगा। नहीं भी मिला है तो एज ए टीचर मेरे द्वारा बताया जाना ये जरूरी है। मेरे द्वारा बताया जाना ये जरूरी है कि हमारी इकोलॉजी की क्लास अगले 10 दिनों तक नहीं हो रही है, ठीक है। अगले 10 दिनों तक इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैं दिल्ली के बाहर 10 दिनों के लिए कुछ अनिवार्य कारणों से बाहर जा रहा हूं। अगर मैं इसको टाल सकता, नहीं जा सकता, तो मैं कभी नहीं जाता, मैं कभी भी क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाता। लेकिन अब पीटी भी इस साल देर से हो रही है और बस 10 दिनों की बात है। तो इन 10 दिनों में इस स्लॉट में दूसरी क्लास प्लान होगी जो मैं नहीं डिसाइड कर सकता, तो वो हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर्स आपको टेलीग्राम पर सूचित कर देंगे। लेकिन एग्जैक्टली 10 दिनों में मैं वापस आकर के और फिर आराम से 2.5-3 घंटे की क्लास रखते हुए, तब तक जब तक कि पीटी और मेंस दोनों का समाप्त ना हो। जब क्लास हमने शुरू की थी तो मेरी योजना ये थी कि पीटी को समय कम है तो क्यों ना हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीटी पर फोकस करें। लेकिन अब जबकि पीटी बढ़ गई है आगे और बस 10 दिनों की बात है, 10 दिनों में सैटरडे संडे भी आएगा, तो जब पीटी की डेट बढ़ गई है तो अब मैं पीटी और मेंस दोनों को ही कंप्लीट कराऊंगा। और हमेशा हर बैच में मेरी कोशिश ये रहती है कि जो भी कराऊं वो पिछले किसी भी बैच की तुलना में मोस्ट, ठीक है, वो किसी भी बैच की तुलना में मोस्ट अपडेटेड हो और मोस्ट डिटेल्ड हो। तो वो अपडेटेड और डिटेल्ड की चिंता मेरी है, वो आपकी नहीं होनी चाहिए। और 10 दिनों में जब मैं लौट के आऊंगा तो लौट के आने के ठीक अगले दिन से मेरी क्लास शुरू हो जाएगी और कहीं भी कोई भी डिसरप्शन उसके बाद किए बगैर हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को आराम से अच्छे से कवर करेंगे। और उसके बाद ही फिर मैं आऊंगा अपडेट्स वगैरह पे। एक पिछले बैच के बच्चों के लिए अपडेट की एक जरूरत थी, जिन्होंने पहले मेरे साथ एनवायरमेंट किया है या साइंस टेक किया है, तो उनको मैंने वादा किया था कि पीटी के पहले आपका पूरा अपडेट करा देंगे। तो
जब आप लोगों का एनवायरमेंटल इकोलॉजी समाप्त हो जाएगा, उसके बाद अपडेट की क्लास लगेगी, उसमें आप लोगों का भी स्वागत होगा। हालांकि बहुत सारी चीजें आपको लगेंगी सर ने तो हमें इसी बैच में वो पढ़ाया है, ठीक है, एक तरह से वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। किसी विभाग से सलाह नहीं ली जाती। तो बस यही एक इंफॉर्मेशन थी जो मेरे द्वारा आपको शेयर करनी थी, और हमेशा ही टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट संवाद होना चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दिया। मैं क्लास को जूम पे नहीं लेना चाहता क्योंकि उससे वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं तो मैं बाहर रहने के दौरान भी ऑनलाइन क्लास ले सकता था, लेकिन चूंकि जूम पे लूंगा तो वो इफेक्ट नहीं आएगा, आपको भी वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि 10 दिन आप लोग कुछ और पढ़ लें। जितना कुछ हमने अभी तक किया है और आज के पीडीएफ में जितना कुछ कवर है उसको आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और एक लास्ट चीज जो हम बोलना चाहेंगे कि ये वो समय है जब आप एनसीईआरटी में अब जो इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी की 12वीं की बायोलॉजी में जो इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं, अब एक बार गो थ्रू करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो 12वीं की बायोलॉजी में जो इन्वायरमेंट के चैप्टर हैं वो अपनी भाषा के हिसाब से हिंदी या इंग्लिश डाउनलोड कर लें और एक बार कायदे से गो थ्रू कर लें, और फिर जब मिलेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से कवर करते हुए और आगे तक चलें, ठीक है। तो अब इजाजत है आप लोगों की। हैव अ सेफ जर्नी। थैंक यू सो मच। We are waiting for you and safe journey. Thank you so much. You people are the best. और एनसीईआरटी कर ही लेना लोग, ठीक है। चलो, तो आज का सेशन हम लोग अब यहां पर क्लोज करते हैं। 10 दिनों के बाद फिर फेस टू फेस हो जाएंगे। गुड बाय।